अगर देश में गरीबी इतनी बड़ी समस्या है, तो सेंट्रल बैंक बस ढेर सारे नए नोट छापकर सब में बांट क्यों नहीं देता? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने ऐसा करने की गलती की है, उसके नतीजे बेहद भयानक रहे हैं। वेनेजुएला का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां बिना सोचे समझे नोट छापने की वजह से महंगाई 10 लाख प्रतिशत तक बढ़ गई थी। सोचिए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी गुत्थे को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज की चर्चा में हम इन अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, तरलता की समस्या। दूसरा, रिजर्व को रोककर रखना। तीसरा, उधार लेने की लागत। चौथा, खुले बाजार की नीतियां। और आखिर में अर्थव्यवस्था का पूरा नियंत्रण। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, यानी तरलता या लिक्विडिटी की समस्या। भारतीय रिजर्व बैंक के सामने दिन रात बस एक ही सबसे बड़ी चुनौती खड़ी रहती है, और वो है बाजार में बहने वाले पैसे के फ्लो को संतुलित रखना। अब सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा कैश या अतिरिक्त पैसा महंगाई की जड़ कैसे बन जाता है। इसे एक मिठाई की दुकान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया है और उसकी जेब पैसों से भरी हुई है। वो मिठाई की दुकान पर जाता है। जो मिठाई 100 रुपए किलो है, वो उसके लिए बेझिझक 120 रुपए देने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास कैश की कोई कमी ही नहीं है। अब मिठाई वाला भी ये देख रहा है कि बाजार में पैसा बहुत है, तो वो दाम बढ़ा देता है। बस इसी तरह इस एक्स्ट्रा पैसे का घमंड पूरे बाजार की कीमतें बढ़ा देता है और आम आदमी महंगाई में पिसने लगता है। इसी एक्स्ट्रा पैसे को अर्थशास्त्र की भाषा में तरलता या लिक्विडिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो कैश जो लगातार जनता और बैंकों के हाथों में घूम रहा है। जरूरत से ज्यादा तरलता ही कीमतों के रॉकेट की तरह ऊपर भागने का सबसे मुख्य कारण है। इसीलिए इस नकदी के प्रवाह को कंट्रोल करना ही किसी भी सेंट्रल बैंक का अल्टीमेट टारगेट होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रिजर्व को रोक कर रखना, जिसे हम एक बांध या डैम इफेक्ट भी कह सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कमर्शियल बैंक अपनी मनमर्जी से सारा का सारा पैसा बाजार में बांट ही नहीं सकते। इसे ऐसे समझिए, अगर बैंक के पास कुल 100 रुपए जमा होते हैं, जिसे बैंकिंग की भाषा में NDTL कहते हैं, तो वो पूरे 100 रुपए का लोन नहीं दे सकता। इसमें से लगभग 3% हिस्सा RBI के पास अलग से रखना पड़ता है। इसके बाद लगभग 18% हिस्सा बैंक को खुद अपने पास इमरजेंसी के लिए रखना होता है। इन सब कटौतियों के बाद केवल बचा हुआ 79% हिस्सा ही ऐसा है जिसे बैंक लोन के रूप में जनता को दे सकता है। चलिए इस बांध की दोनों दीवारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला है CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। ये वो पैसा है जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह सीधे RBI के पास लॉक हो जाता है, और मजे की बात यह है कि इस पर बैंकों को कोई ब्याज भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ है SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात। ये वो कैश, सोना या सरकारी सिक्योरिटीज हैं जिन्हें बैंक को किसी आपात स्थिति के लिए खुद अपने पास सुरक्षित रखना होता है। ये दोनों मिलकर एक मजबूत बांध बनाते हैं जो कुल नकदी के लगभग 20 से 22% हिस्से को बाजार तक पहुंचने से हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। रिजर्व के इस बांध को समझने के बाद अब हम RBI के टूल बॉक्स के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां बात होगी उस बचे हुए पैसे की जिसे बाजार में जाने की अनुमति तो है, लेकिन RBI उस पैसे की लागत या कॉस्ट को कैसे तय करता है। जब बैंकों को पैसे की कमी होती है तो वो सीधे RBI के पास जाते हैं, और यहाँ लोन की अवधि या समय बहुत मायने रखता है। अगर बैंक को बस एक रात के लिए या एकदम इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो उस पर जो ब्याज लगता है उसे MSF या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। अगर वही कर्ज 2 से 14 दिनों के लिए चाहिए तो वो मशहूर रेपो रेट पर दिया जाता है, और अगर लोन लंबी अवधि के लिए चाहिए तो उस पर लगने वाले ब्याज को बैंक दर या बैंक रेट कहा जाता है। अब बैंकों को RBI से पैसा तो मिल गया, लेकिन वे इसे आगे जनता तक कैसे पहुंचाते हैं? आमतौर पर हम जैसे रेगुलर ग्राहकों को जिस ब्याज दर पर लोन मिलता है उसे बेस रेट कहते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े और खास ग्राहक होते हैं, जिनका बैंक के साथ करोड़ों का लेन देन होता है, बैंक उन्हें खुश रखने के लिए एक खास थोड़ी कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। इसे प्राइम लेंडिंग रेट या PLR कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कहानी पलट जाए तो क्या हो जब बैंकों के पास ही बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, जैसे कि किसी लंबे वीकेंड या छुट्टियों के दौरान जब कोई लोन ही लेने नहीं आ रहा। ऐसे में बैंक अपना खाली पड़ा पैसा वापस RBI के पास जमा कर देते हैं।
इस पैसे पर आरबीआई उन्हें जो ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये दर रेपो रेट से थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन ये बैंकों को लालच देती है कि वे बाजार में बेवजह सस्ता पैसा बांटकर महंगाई बढ़ाने के बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास ही सुरक्षित रखें और वहीं से मुनाफा कमाएं। तो ये था ब्याज दरों का खेल। अब हम आते हैं चौथे टूल पर, जो है खुले बाजार की नीतियां। कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों के जरिए काम करने के बजाय सीधे खुद बाजार में उतरकर दखल देता है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओ के जरिए आरबीआई सीधे तौर पर बाजार से तरलता को खींचने या उसे वहां बढ़ाने का काम करता है, और ये सब होता है सरकारी प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त के जरिए। ये बॉन्ड का मैकेनिज्म बहुत ही दिलचस्प है। जब भी आरबीआई को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा कैश उड़ रहा है, तो वो आम जनता को बॉन्ड बेचना शुरू कर देता है। लोग अपना नकद पैसा देते हैं और बदले में उन्हें गारंटी वाला कागज मिल जाता है, बिल्कुल किसी एलआईसी पॉलिसी की तरह। अब जाहिर है उस कागज को लेकर आप सब्जी या रोजमर्रा का सामान तो खरीद नहीं सकते, तो इस तरह नकद पैसा बाजार से लॉक हो गया। वहीं जब बाजार में मंदी हो और कैश वापस डालना हो, तो आरबीआई उन्हीं बॉन्ड्स को वापस खरीद लेता है और पैसा फिर से लोगों के हाथों में आ जाता है। अब तक हमने जितने भी टूल्स देखे हैं, उन्हें एक साथ देखने पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आरबीआई एक मास्टर पपेटियर यानी कठपुतली नचाने वाले की तरह पूरी अर्थव्यवस्था की डोर अपने हाथों में रखता है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। मान लीजिए बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहला कदम, आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगा। दूसरा कदम, बैंकों को पीछे से महंगा कर्ज मिलेगा, तो वे आम जनता के लिए भी लोन महंगे कर देंगे। तीसरा कदम, लोन महंगा होने की वजह से लोग कर्ज लेना कम कर देंगे। चौथा कदम, जैसे ही कर्ज कम होगा, बाजार में एक्स्ट्रा नकद या तरलता अपने आप घट जाएगी। और पांचवा कदम, जब जेब में पैसा कम होगा तो मांग घटेगी और महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी। ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। ये पूरी रूपरेखा अर्थव्यवस्था को समझने की अल्टीमेट चीट शीट है। जब भी महंगाई से लड़ना हो, आरबीआई अपने सीआरआर, एसएलआर और ब्याज दरों को बढ़ा देता है और बॉन्ड्स बेचकर पैसा सोख लेता है। इसके ठीक उलट जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा था, तो व्यापार को वापस पटरी पर लाने के लिए आरबीआई इन सभी दरों को घटा देता है और बॉन्ड्स खरीदकर बाजार में वापस पैसा इंजेक्ट करता है। 10 लाख%। वेनेजुएला की ये खौफनाक महंगाई दर हमें बार बार ये याद दिलाती है कि अगर रिजर्व बैंक अपने इन उपकरणों का सही और सटीक प्रबंधन न करे, तो एक चलता फिरता फलता फूलता समाज पल भर में कैसे बर्बाद हो सकता है। मौद्रिक नीति सिर्फ कागजी नियम नहीं है, ये किसी भी देश की जीवन रेखा है। तो अगली बार जब भी खबरों में ये आए कि केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट या सीआरआर में बदलाव किया है, तो उसे केवल एक उबाऊ वित्तीय खबर समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये इस बात का सबसे सीधा सिग्नल है कि आने वाले दिनों में लोन कितने महंगे होंगे, रोजमर्रा के खर्चों के लिए आपकी जेब में कितनी नकदी बचेगी और बाजार में सामान के दाम क्या होने वाले हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने मौद्रिक नीति के इन भारी भरकम शब्दों को आपके लिए थोड़ा आसान और रोचक बना दिया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।